दोस्तों, यदि आप बचना चाहते हैं इनकम टैक्स के नोटिस से तो आपको जानना है कि सेविंग बैंक अकाउंट में कैश डिपॉजिट करने के लिए और कैश निकालने के लिए क्या लिमिट दी गई है। दोस्तों, इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि आप मैक्सिमम कितने सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं या फिर आप कितनी रुपए की एफडी जो है अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ और क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपके सभी क्वेश्चन के जवाब आपको मिल पाएँ। दोस्तों, CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमें व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल CS सतबीर सिंह टैक्स हिल पे भी सब्सक्राइब कर लें। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है और कमेंट में भी पिन किया गया है ताकि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहें। दोस्तों, क्या सेविंग बैंक अकाउंट में कैश जमा करने के लिए कोई डेली लिमिट दी गई है? आप हर रोज कितना कैश जमा कर सकते हैं? आंसर है नहीं दोस्तों, इसके लिए कोई लिमिट नहीं दी गई है। दोस्तों, आप पूरे साल में सेविंग बैंक अकाउंट में कितना कैश जमा कर सकते हैं? क्या इसके लिए कोई लिमिट है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा दी गई? आंसर है नहीं दोस्तों, इसके लिए भी कोई लिमिट नहीं दी गई है। लेकिन दोस्तों, आप यदि 10 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा का कैश बैंक में जमा कराएंगे तो उस केस में बैंक की इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। तो दोस्तों, उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिसाइड करता है कि क्या टैक्स पेयर को नोटिस जारी करना है या फिर नहीं। दोस्तों, यदि व्यक्ति रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है और उसके सोर्सेज हैं उसे एक्सप्लेन करने के लिए, तो उस केस में नोटिस जारी नहीं किया जाता। लेकिन यदि व्यक्ति के पास कोई सोर्स ही नहीं है, वो ITR भी फाइल नहीं कर रहा है, तो उस केस में उसे नोटिस जारी किया जाता है कि वो अपनी इन ट्रांजेक्शन को एक्सप्लेन करे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको 10 लाख की लिमिट से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति ने 20 लाख रुपए कैश में जमा कराए हों और उसके ऊपर कोई पेनल्टी ना लगे, कोई इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। और दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि उसने 20,000 रुपया ही जो है वो जमा किया है बैंक में और उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा नोटिस जारी हो जाए। दोस्तों, इसके बारे में आपको डिटेल में समझना है, तो चलिए दोस्तों समझते हैं। सबसे पहला केस, मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो अपने फ्रेंड से लोन लेता है 50,000 रुपये का और उसे बैंक में जमा कर देता है। तो क्या ये किया जा सकता है? आंसर है नहीं दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा ये लिमिट दी गई है कि कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपये से ज़्यादा का लोन कैश में नहीं ले सकता है। दोस्तों, यदि आपको किसी से लोन लेना है तो आपको अकाउंट पे ही चेक के द्वारा ही लेना है या अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट के द्वारा, RTGS NEFT के द्वारा आप कैश में लोन नहीं ले सकते। तो यदि आप ये एक्सप्लेनेशन देंगे कि आपने फ्रेंडली लोन लिया था कैश में, तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानेगा और उस केस में पेनल्टी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये पेनल्टी लोन के इक्वल अमाउंट के अकॉर्डिंग लगाई जा सकती है, यानी कि मान लीजिए आपने 50,000 लोन लिया था तो 50,000 रुपये की इनकम टैक्स की पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों, दूसरी जो लिमिट आपको ध्यान में रखनी है वो है 2 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा की अमाउंट आप कैश में नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आप अपनी पुरानी कार बेच देते हैं 2,05,000 रुपये में और ये अमाउंट जाके बैंक में एक दिन में जमा कर देते हैं। तो यदि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आता है तो आप कहते हैं कि आपने तो अपनी पुरानी ही कार ही बेची है और उसका अमाउंट ही बैंक में जमा किया है। तो दोस्तों, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी भी व्यक्ति से एक दिन में 2 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट कैश में नहीं ले सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो उस केस में पेनल्टी लगाई जाएगी, जितना अमाउंट आपने कैश में लिया है उसके इक्विवेलेंट। तो यदि आपने 2,05,000 रुपये कैश में लिया है तो 2,05,000 रुपये के इक्वल जो है पेनल्टी लगाई जा सकती है। दोस्तों, यहाँ पे कुछ लोग ओवर स्मार्ट होते हैं, वो कहते हैं कि चलिए हम ऐसा करते हैं कि हम एक दिन में पूरा अमाउंट जो है बैंक में जमा नहीं करेंगे, तो हम डिफरेंट डेट में बैंक में जाके पैसा जमा करते हैं। मान लीजिए 2,05,000 रुपये की जो कार है वो सेल की गई थी, तो आप 1 दिसंबर को जाके 1,50,000 रुपया जमा कर देते हैं, 1 जनवरी को जाके 50,000 रुपया जमा कर देते हैं और जो बैलेंस अमाउंट है वो आप फरवरी को जाके बैंक में जमा कर देते हैं। तो दोस्तों, इस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पेनल्टी लगाई जाएगी, क्योंकि जो प्रोविज़न है वो ये है कि आप 2 लाख रुपया या उससे ज़्यादा का अमाउंट कैश में रिसीव नहीं कर सकते हैं किसी सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए भी। तो यहाँ पे जो सिंगल ट्रांजैक्शन हुई है वो कार को सेल करने की हुई है, भले ही आपने अलग अलग डेट में जाके बैंक में पैसा जमा किया है, लेकिन जो पैसा बिलोंग करता है, संबंधित है, वो एक ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है जो कि सेल ऑफ कार से रिलेटेड है।
आपने गाड़ी बेची है उसका पैसा है, तो इसलिए ये अमाउंट जो कैश में रिसीव नहीं किया जा सकता, 2 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा। आपको ये पैसा अकाउंट पे ही, बैंक ड्राफ्ट या अकाउंट पे ही चेक से ही लेना चाहिए था या बैंकिंग चैनल से। तो इस केस में इक्विवेलेंट अमाउंट की पेनल्टी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों कुछ लोग और भी ज़्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं, वो कहते हैं कि हम इस ट्रांजैक्शन को तोड़ देते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि हम ये कहेंगे कि 1,95,000 की हमने कार सेल की है और 10,000 रुपये का म्यूज़िक सिस्टम जो कि कार में इंस्टॉल था वो सेल किया है। तो दोस्तों यहाँ पे भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पेनल्टी लगाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो सिंगल इवेंट है वो कार को सेल करने का है, जो कि 2,05,000 रुपये की आपने सेल की है कैश में। तो यदि आप सिंगल इवेंट से रिलेटेड भी कैश रिसीव करते हैं 2 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा का, तो उस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इक्वल अमाउंट की पेनल्टी लगाई जाती है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो क्या उस केस में आप अमाउंट कैश में ले सकते हैं और उसे बैंक में जमा कर सकते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 30,000 रुपया जो है वो कैश में रिसीव कर लिया है, क्या वो बैंक में जमा कराया जा सकता है। दोस्तों इसके लिए भी इनकम टैक्स में प्रोविज़न है कि 20,000 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट आप प्रॉपर्टी की सेल पे कैश में रिसीव नहीं कर सकते हैं। यदि आप ऐसा करेंगे तो इक्वल अमाउंट की पेनल्टी लगाई जाएगी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों अब डिस्कस करते हैं कि बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कब इन्फॉर्म करता है आपके कैश डिपॉजिट के बारे में और आपको इनकम टैक्स का नोटिस कैसे आता है। दोस्तों जैसे ही आपका अमाउंट जो सेविंग बैंक अकाउंट में आप डिपॉजिट कर रहे हैं कैश का वो 10 लाख रुपये उससे ज़्यादा हो जाता है, तो बैंक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 लाख रुपये से ज़्यादा का अमाउंट किसी दिन बैंक में जमा कर देता है, तो इस केस में बैंकिंग चैनल के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जिसके बाद कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी पूछगिछ करने के लिए इनकम टैक्स पेयर को नोटिस जारी करता है कि उसके पास ये पैसा कहाँ से आया। दोस्तों यदि टैक्स पेयर एक्सप्लेन कर देता है कि मान लीजिए उसने आईसीआईसीआई बैंक से कैश निकाला था और एसबीआई में जमा कर दिया है, तो दोनों बैंक की स्टेटमेंट से पता लग जाता है कि एक बैंक से कैश निकाला गया है दूसरे में जमा करा दिया गया है, तो इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं आता है आपकी टैक्स लायबिलिटी के ऊपर, ये अलाउड है। लेकिन यदि आप इसे एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो उस केस में पूरे अमाउंट को आपकी इनकम मान के इस पर टैक्स लगा दिया जाता है और पेनल्टी भी लगाई जाती है। दोस्तों यहाँ पे भी कुछ लोग अपनी स्मार्टनेस दिखाते हैं और वो कहते हैं कि हम एक दिन में ये पूरा अमाउंट जमा नहीं करेंगे, बल्कि डिफरेंट डेट में जाके अलग अलग दिनों में जाके बैंक में ये अमाउंट जमा करते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे फाइनेंशियल ईयर में यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक यदि जो अमाउंट या फिर एग्रीगेट अमाउंट आपके सेविंग बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस जारी करता है। दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग और भी ज़्यादा ओवर स्मार्ट होते हैं, वो कहते हैं कि हम किसी बैंक की एक ब्रांच के पास 10 लाख रुपया जमा नहीं कराएंगे एक फाइनेंशियल ईयर में, तो वो क्या करते हैं कि एक से ज़्यादा जो अकाउंट है सेविंग बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं बैंक के पास और डिफरेंट बैंक अकाउंट्स में जाके पैसा जमा करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो 10 लाख रुपए की लिमिट है वो सभी बैंक अकाउंट को कंसोलिडेट करके देखी जाती है, भले ही आप एक बैंक अकाउंट में जमा कराएं या फिर एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट में। यदि फाइनेंशियल ईयर में आपने 10 लाख रुपया या फिर उससे ज़्यादा का अमाउंट जमा कर दिया है कैश का सेविंग बैंक अकाउंट में, तो उस केस में बैंक इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति बैंक से कैश निकालता है तो क्या इसके लिए भी कोई लिमिट है। जी नहीं दोस्तों, इसके लिए कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये आपसे पूछ सकता है कि कैश आपने क्यों निकाला है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 50,000 रुपये का कैश बैंक से निकाला है और ये कहता है इनकम टैक्स ऑफिसर को कि उसने अपने फ्रेंड को कैश में लोन दिया है। दोस्तों वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति 20,000 रुपया या फिर उससे ज़्यादा का लोन कैश में नहीं दे सकता है। तो इस केस में जो व्यक्ति कैश में लोन दे रहा है 20,000 रुपये से ज़्यादा का, उसके ऊपर इक्वल पेनल्टी लगती है। तो यहाँ पे 50,000 का लोन दिया गया है तो 50,000 की पेनल्टी लगाई जा सकती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यदि आप बैंक से कोई कैश निकालते हैं और उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि आपने कैश क्यों निकाला था, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसे अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर यानी कि ऐसा खर्चा जिसे कि आप जस्टिफाई नहीं कर पाए हैं ये कहते हुए इसकी एडिशन कर देता है और उसके ऊपर इनकम टैक्स लगा सकता है।
दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं कि आप कितने अमाउंट की एफडी जो है अपने सेविंग बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए इनकम टैक्स में कोई लिमिट नहीं दी गई है, आप कितने भी अमाउंट की एफडी अपने सेविंग बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आप 10 लाख रुपये उससे ज़्यादा की एफडी कराएंगे अपने सेविंग बैंक अकाउंट से, तो उस केस में इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है बैंक के द्वारा। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपके सेविंग बैंक अकाउंट में पुराने सालों से कुछ पैसा पड़ा होता है और आप ज़्यादा इंटरेस्ट लेने के लिए एफडी कराते हैं। दोस्तों यदि आपने पुराने अमाउंट से भी एफडी कराई है और वो अमाउंट 10 लाख रुपए से ज़्यादा हो गया है, तो उस केस में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी इन्फॉर्मेशन जाती है कि आपने एफडी कराई है 10 लाख रुपए से ज़्यादा की। तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि एफडी कराने के लिए आपके पास फ़ंड कहाँ से आए, क्या आपने इस फंड के ऊपर टैक्स पे कर दिया था। जैसे कि दोस्तों नॉर्मली सैलरीड एम्प्लॉय को हर महीने सैलरी मिलती है, तो उसका तो टैक्स जो है कट के ही आता है, और जो वो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल कर देता है तो उसमें जो बैलेंस टैक्स है वो अपना पे कर देता है। तो इस प्रकार यदि वो एफडी कराता है अपने सेविंग बैंक अकाउंट से, भले ही वो 10 लाख रुपए से ज़्यादा की है, तो उसमें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो एक्सप्लेन कर सकता है कि एफडी कराने के लिए उसके पास पैसा सैलरी से आया है जिसके ऊपर कि उसने टैक्स पे कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे कुछ लोग ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं और वो कहते हैं कि मान लीजिए मैं 10,05,000 रुपये की एफडी करानी है, तो हम 5 लाख रुपए की एक एफडी कराएंगे, 5 लाख की दूसरी एफडी कराएंगे और 5,000 की तीसरी एफडी कराएंगे, यानी कि अमाउंट को तोड़ देते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास ना जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। यदि आपका जो एग्रीगेट अमाउंट है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो टोटल है एफडी का, वो 10 लाख रुपये या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति एफडी कराता है लेकिन वो 2 फाइनेंशियल ईयर में कराता है, मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर में 5 लाख की एफडी कराता है और अगले फाइनेंशियल ईयर में 6 लाख रुपए की एफडी कराता है, तो दोस्तों जो टोटल अमाउंट है 11 लाख रुपया हो गया है। लेकिन इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं जाती है, क्योंकि हर फाइनेंशियल ईयर में एफडी का अमाउंट देखा जाता है एग्रीगेट अमाउंट, यदि वो 10 लाख से कम है तो उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपकी पुरानी एफडी चली आ रही होती है और आप उसको रिन्यू करवाना चाहते हैं। मान लीजिए आपकी 1 फरवरी को एक एफडी मैच्योर होने वाली है 11 लाख रुपए की, और आप उसे टाइम से पहले ही रिन्यू करा लेते हैं, तो इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास नहीं जाती है, क्योंकि रिन्यूअल ऑफ एफडीआर रिपोर्ट नहीं किया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि यदि आपकी पुरानी एफडी आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गई है, उसके बाद आपने नई एफडी बनाई है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाती है यदि अमाउंट 10 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों इसे भी हम एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। मान लीजिए कि व्यक्ति की एफडी जो है 1 फरवरी को 11,50,000 की मैच्योर हो गई है, तो विद इंटरेस्ट ये अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। अब उसने इसमें से 11 लाख रुपए की नई एफडी बना ली है। तो दोस्तों जो 11 लाख की नई एफडी बनी है, इसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म किया जाएगा बैंक के द्वारा। तो इसके लिए यदि आपको नोटिस मिलता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जवाब देना होगा कि जो नई एफडी आपने बनाई है वो पुरानी एफडी की प्रोसीड अमाउंट से बनाई है। तो इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है। दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं कि आप कितने सेविंग बैंक अकाउंट रख सकते हैं। दोस्तों इसके लिए इनकम टैक्स में कोई लिमिट नहीं दी गई है। नॉर्मली देखा गया है कि सैलरीड एम्प्लॉय के बहुत से जो सेविंग बैंक अकाउंट है हो जाते हैं, जहां भी उसकी पोस्टिंग होती है वहां पे वो नया बैंक अकाउंट खोल लेता है। तो दोस्तों एक से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट होने के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है दोस्तों कि आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। जैसे कि आपने एक ही बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया रखा हुआ है सेविंग बैंक अकाउंट में, कल को यदि वो बैंक फेल हो जाता है तो आपकी जो इंश्योरेंस कवरेज है 5 लाख रुपए तक रहती है। लेकिन वही अमाउंट 10 लाख रुपए का यदि आपने 5 अलग अलग बैंक्स में रखा हुआ है, 2 लाख रुपया हर बैंक में, तो आपका अमाउंट जो वो कवर्ड रहता है, तो रिस्क डाइवर्सिफाई हो जाता है। दूसरा दोस्तों आप ऑफ़र अवेल कर सकते हैं, जैसे कि SBI के कार्ड पे या फिर ICICI बैंक के कार्ड पे कई बार बहुत से आपको ऑफ़र मिलते हैं। तो दोस्तों ये आपको बेनिफिट है। लेकिन दोस्तों इसके नुकसान भी है कि आपको सेविंग बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस जो वो मेंटेन करके रखना होता है, और जब आप अपनी ITR फाइल करते हैं तो उसमें आपको सभी अपने सेविंग बैंक अकाउंट्स रिपोर्ट करने होते हैं। और यदि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आता है तो आपको सभी बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट भी देनी होती है। मान लीजिए दोस्तों नोटिस आपको आता है 6 साल के बाद या 7 साल के बाद,
तो उस वक्त आपको सभी बैंक अकाउंट से जो बैंक स्टेटमेंट है अरेंज करनी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। तो इसलिए आपको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप 1 या 2 ही सेविंग बैंक अकाउंट रखें ताकि उनको मैनेज करना आसान हो। और आप हर साल अपने सेविंग बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट अपने पास रखें या फिर पासबुक में एंट्री करा के ज़रूर रखें और उनको नोट करके रखें कि कैश निकाला था तो क्यों निकाला था, कैश अगर जमा कराया था तो उसका सोर्स क्या था, कहाँ से वो पैसा आपके पास आया था। दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं कि क्या आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में बिजनेस की ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए इनकम टैक्स में तो कोई शिक्षा नहीं दी गई है, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपका बिजनेस ट्रांजैक्शन के लिए करंट अकाउंट होना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे मैं आपके साथ एक केस जो है वो डिस्कस करना चाहूँगा, जहाँ पे कि व्यक्ति ने 25 लाख रुपए अपने सेविंग बैंक अकाउंट में जमा किया हुआ था। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आया तो उसका कहना था कि उसका बिजनेस का पैसा है और वो उसके ऊपर 8% इनकम यानी कि 2 लाख रुपया डिक्लेयर करना चाहता है ITR में, लेकिन इसे इनकम टैक्स ऑफिसर ने नहीं माना। इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा कहा गया कि आप अपनी बिजनेस एक्टिविटी का प्रूफ लेके आइए, आप बताइए कि 25 लाख रुपए आपको कौन से बिजनेस करने से आया है, उसके बिल लेके आइए। तो दोस्तों इस केस में कोई एविडेंस नहीं प्रोड्यूस कर पाया टैक्स पेयर और ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज माना गया, यानी कि बिजनेस इनकम नहीं मानी गई। तो दोस्तों यदि आप कोई बिजनेस करते हैं कि कोशिश कीजिए कि वो अमाउंट आपका करंट अकाउंट में ही आए। दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं कि आपको इनकम टैक्स का नोटिस कब तक आ सकता है। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि जो अमाउंट है वो 50 लाख रुपए या उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम है। मान लीजिए दोस्तों अमाउंट आपने जो कैश का डिपॉजिट किया है सेविंग बैंक अकाउंट में वो 15 लाख रुपया है और ये फाइनेंशियल ईयर 22-23 से रिलेटेड है, यानी कि 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पे जो रेलेवेंट असेसमेंट ईयर होता है वो 23-24 हम लोग मानते हैं। तो उसके ख़त्म होने के 3 साल के अंदर अंदर कभी भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस जारी कर सकता है, यानी कि 31/3/2027 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है कि आप अपनी ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करें। दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं कि यदि आपने जो कैश जमा किया है वो 50 लाख रुपए से ज़्यादा है या फिर आपने कोई FD कराई है जो कि 50 लाख रुपए से ज़्यादा की है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कितना टाइम होता है। दोस्तों इस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 10 साल होते हैं रेलेवेंट असेसमेंट ईयर से इनकम टैक्स का नोटिस जारी करने के। तो मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 50 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश जमा किया है, तो इस केस में 31/3/2034 तक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कभी भी आपको नोटिस जारी करके पूछ सकता है कि अमाउंट आपके पास कहाँ से आया। यदि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा टैक्स भी लगाया जाएगा, इंटरेस्ट भी लगाया जाएगा, पेनल्टी भी लगाई जाएगी और प्रोसिक्यूशन की प्रोविज़न भी लॉन्च की जा सकती हैं। दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं कि आप ये कैसे चेक कर सकते हैं कि बैंक ने आपके सेविंग बैंक अकाउंट से रिलेटेड कौन सी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी है। दोस्तों इसके लिए आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पे लॉगिन करना है अपने पैन के साथ और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे AIS पे प्रेस करेंगे, यानी कि एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पे, जिसके बाद कि आपको नई विंडो में रीडायरेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप ये AIS पे प्रेस करेंगे, यहाँ पे टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे प्रेस करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन दिख जाएगी। तो आप जिस भी फाइनेंशियल ईयर की इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं यहाँ पे 20-21 से लेके 23-24 और जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसकी इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होगी कि बैंक ने कौन सी जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी है। दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी के अंतर्गत ये इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होती है कि आपके पास कितने सेविंग बैंक अकाउंट हैं, उनसे आपको कितनी इंटरेस्ट इनकम मिली है। क्योंकि दोस्तों आज की डेट में आपका पैन आधार से लिंक है और आधार आपके मोबाइल नंबर से लिंक है, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास सभी बैंक से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन उपलब्ध होती है। इसके अलावा यदि टैक्स पेयर ने कोई कैश विड्रॉ किया है बैंक से तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे होती है, कैश डिपॉजिट किया है उसकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे उपलब्ध होती है। तो ये सभी इन्फॉर्मेशन आपको कंसिडर करनी होती है जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करें। दोस्तों आप इनकम टैक्स के नोटिस से बच सकते हैं। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन आई है उसकी आप फीडबैक दे सकते हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है। दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप इस वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों यहाँ पे मैं रीकैप कर देता हूँ। तो दोस्तों यदि आप कैश डिपॉजिट करते हैं बैंक में 10 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा का 1 साल में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाती है बैंक के द्वारा।
लेकिन दोस्तों यदि आपने मान लीजिए पहले साल में 5 लाख जमा किया हुआ है अपने बैंक अकाउंट में, दूसरे साल में आपने 6 लाख जमा किया है और अगले साल आपने 7 लाख जमा किया है, तो यहाँ पे क्योंकि एक साल में 10 लाख या उससे ज़्यादा जमा नहीं हुआ है तो इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं जाती है। लेकिन दोस्तों मान लीजिए आप यहाँ पे एफडी करा देते हैं चौथे साल में 11 लाख रुपए की, तो इसकी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेजी जाएगी। तो उस वक्त आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो नोटिस मिलता है उसका जवाब देना होगा कि आपने ये एफडी कहाँ से कराई है, इसके लिए जो सोर्सेज हैं वो कहाँ से आए थे आपके पास। तो इस प्रकार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पिछले सालों से रिलेटेड भी आपसे एक्सप्लेनेशन मांगी जा सकती है। इसलिए आप अपनी बैंक स्टेटमेंट में ये नोट करके ज़रूर रखें कि आपके पास पैसा आया तो कहाँ से आया, और अगर गया है खर्चा किया है तो कहाँ पे आपने यूज़ किया है। और इसके लिए जो सबूत हैं, जो एविडेंस है वो अपने पास ज़रूर रखें, ताकि यदि नोटिस आता है आपको आज से 3 साल बाद या फिर 10 साल बाद तो आप उसका जवाब दे पाएँ। दोस्तों यदि आप क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करते हैं तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी बैंक के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। यदि आपने क्रेडिट कार्ड के लिए पेमेंट कैश में की है 1 लाख रुपए या फिर उससे ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर में, तो इसकी जानकारी दी जाती है। और यदि आपने किसी और मोड से की है, जैसे कि अकाउंट पे चेक से की है या बैंकिंग चैनल से की है 10 लाख रुपये उससे ज़्यादा, तो इसकी जानकारी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाती है। दोस्तों यदि आपका भी सेविंग बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों इसी प्रकार करंट अकाउंट के लिए भी कैश के लिए लिमिट दी गई है, तो यदि आप चाहते हैं कि उसके ऊपर भी हम वीडियो बनाएं तो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुँच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।